हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का अध्याय नंबर 1, विविधता की समझ। इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी एनसीईआरटी के हैं उसे देखेंगे। इसमें सबसे पहले है भारत में विविधता। विविधता को समझने और लद्दाख और केरल के इसमें समझेंगे। विविधता में एकता को हम देखेंगे। इसमें आप एक चित्र देख रहे होंगे। इसमें अनेक प्रकार की विविधता दिखाई गई है। इसमें विविधता के लक्षण को दिखाया गया है, किस प्रकार से विविधता हो सकती है। अब हम आगे देखेंगे। बताया गया है कि गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। गरीब और अमीर अगर कोई है तो उसे विविधता का स्वरूप नहीं माना जाएगा। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उस समय कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था और इससे गैर बराबरी पैदा होती थी। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण, उसका पुत्र भी ब्राह्मण होगा। जो क्षत्रिय है उसका पुत्र भी क्षत्रिय होगा। जो वैश्य है उसका पुत्र भी वैश्य होगा। जो दलित है उसका पुत्र भी दलित होगा। इससे पहले जो वर्ण व्यवस्था चलती थी उसमें कार्य के आधार पर लोगों को वर्ण में बांटा जाता था, जिसमें ब्राह्मण का पुत्र अगर क्षत्रिय कार्य कर रहा है तो वो क्षत्रिय ही कहलाता था। लेकिन समय के साथ आते आते यह जन्मजात होने लगा। जिसका जन्म जौन से कुल में होगा वो उसी कुल का माना जाएगा। अगर ब्राह्मण कुल में होगा तो वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। अब हम देखते हैं भारत में विविधता। भारत में विविधताओं का देश है एक भारत। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, विविधता को समझें। इसमें देखिए हिमालय दिखाया गया है। हिमालय में अनेक प्रकार की छोटी और बड़ी चोटियां दिखाई गई हैं। ये विविधता को दर्शाती हैं। विविधता को समझें। 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज और बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ दिया करते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति उभरती रहती थी। आजकल की जो भूमंडलीकरण की, जो वैश्वीकरण की, जो आजकल देश हर देश चाहता है वहाँ वो अपने विश्व से जुड़े, तो इसमें भी संस्कृतियों का आदान प्रदान जिस प्रकार से होता था उसी प्रकार से उस समय भी हुआ करता था। आप ये लद्दाख की तस्वीर देख रहे हैं। अलग अलग प्रकार की, अलग अलग स्थान की जो संस्कृतियाँ हैं वो आपस में मिलती थी। लोग अब दूसरे संस्कृतियों को अपनाते थे, कुछ लोग उनकी संस्कृतियों को अपनाते थे। और देखिए लद्दाख में क्या है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यह शीत मरुस्थल है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें से पश्मीना ऊन निकलती है। पश्मीना ऊन देखिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी होती है। मुख्यतः कश्मीरी में यह पश्मीना साल बुनी जाती है। आप फोटो में देख सकते हैं, यह है पश्मीना शाल। ये बहुत ही महंगी होती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। ये आप याक की फोटो इसमें देख सकते हैं साइड में। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं और जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिससे आज तिब्बत कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं तो इसमें लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ये जो ऊपर आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुंचा है, इसको दर्शाया गया है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहीं अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अगर हम केरल की बात करें तो यह केरल की तस्वीर आपको दिखाई गई है। इसमें
भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य केरल, यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। अगर हम बात करें तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय थॉमस को जाता है, जो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। कहाँ आए थे? केरल आए थे। इब्ने बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता इसे हम पढ़ेंगे। इब्ने बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है, मुसलमानों ने जीवन का विवरण लिखा है इसने, इब्ने बतूता ने। यात्रा वृत्तांत दोस्तों उसे कहते हैं जो यात्राएं करते हैं लोग और यात्राओं के बारे में अपने अनुभवों को साझा करते हैं और अपने यात्राओं में देखी हुई चीज़ों, अपने आंखों से देखी हुई चीज़ों, अपनी सुनी हुई चीज़ों को यात्रा वृत्तांत में एक कहानी की तरह बताते हैं और एक प्रकार से अपना एक एक्सपीरियंस साझा करते हैं। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया, पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा का कारण पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू व बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टी कहते हैं। ये देखिए आपको साइड में यह बर्तन दिख रहा होगा, ये बर्तन चीनी चट्टी है। इसमें मछलियों को तला जाता है। यहाँ की प्रमुख खेती चावल की खेती है। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाया करते हैं। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। यहाँ केरल की बहुत भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और उन व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक और जीवन का, उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बनते जाता है जहां हम पहुंचते हैं। अगर हम बात करें विविधता में एकता की, तो भारत से बड़ा उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां विभिन्न प्रकार के धर्म, जहां विभिन्न प्रकार की जातियां, जहां विभिन्न प्रकार के जानवर निवास करते हों, वहां इतनी ज़्यादा भिन्नता के कारण भी विविधता में एकता के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की शब्दावली का प्रयोग करें तो उसमें लिखा हुआ है, विविधता में एकता में भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो वो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। आज का ये चैप्टर विविधता की समझ हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य वीडियो के साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।